हेलो जी, मेरा नाम राम मोहन राव। आज मैं बताऊंगा कि घर कैसे बना जाए। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। 6 साल पहले मैंने एक घर बनाया। उस घर में कोई कबोर्ड्स नहीं है, कहीं भी सीलिंग नहीं है, फ्लोरिंग नहीं है। वैसे ही मेरे घर को कोई वैल्यूएशन नहीं है। साथ ही साथ रंगीन पेंट्स भी नहीं लगे हैं। इन सब के अलावा भी घर कैसे बनाए, मजबूत कैसे बनाए, कंफर्टेबल कैसे बनाए, ये सुंदर कैसे बनेगा, आप ही देखकर बता दीजिए। इस घर के लिए मैं बहुत लो बजट रखा। इतनी लो बजट में घर कैसे बना सकते हैं? जहां जरूरी हो वहीं पर खर्च कर, अन्य आवश्यक जगह खर्च ना कर। जहां लगे कि प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी जगह ज्यादा पैसे खर्च कर और बेवास का तामझाम कम कर। हमारा घर 2500 फीट में बना है। केवल 30 लाख में मैंने घर पूरा बना लिया। ये स्लैब और दीवारें हटाकर सारा मिलकर 50 लाख में बनकर तैयार हुआ। आप खुद यकीन नहीं करोगे घर देखने के बाद कि इतनी कम में कैसे बन गया। वैसे 6 साल हो गए तो अब कीमतें बढ़ गई होंगी, थोड़ा फर्क तो होगा ही। आप ये देखें और अपने शहर में इंजीनियर की मदद से बातचीत कर घर बनवा लीजिए। मैं समझता हूँ आज तक किसी ने आपको ऐसा वीडियो डेमो के साथ नहीं बताया होगा। मैंने घर बनाकर अनुभव से कह रहा हूँ। अब आपको लिफ्ट के बारे में बताऊं, हमने जॉनसन लिफ्ट ही इस्तेमाल किया है। आप जब लिफ्ट लगाओ तो कंपनी लिफ्ट ही लगाइए, क्योंकि हम कार खरीदते हैं तब लोकल कार ले लेते हैं या कंपनी कार ले लेते हैं। हफ्ते में 3 से 4 बार काम में लाने वाली कार ही जब हम कंपनी का यूज करते हैं तो हम रोजाना सीधे 2 बार ऊपर नीचे घूमते हैं। ऐसे लिफ्ट हमें ब्रांडेड ही लेना चाहिए। अगर लोकल ले लिया तो उसमें सर्विस प्रॉब्लम आएगी और कोई खराब आई तो वो रिस्पॉन्ड नहीं होंगे। परिवार में लेडीज बच्चे होते हैं, सेफ्टी मेजरमेंट्स कंपनी वाले ही अच्छे से रखते हैं। वैसे मैंने दूसरी बिल्डिंग में कोने कंपनी का लिफ्ट देखा है, वो भी अच्छा है। ये दोनों कंपनी मैंने इस्तेमाल किया है। ओटीसी भी बढ़िया होता है ऐसे सुना है मैंने, पर मैंने यूज नहीं किया। वैसे आजकल बहुत कंपनीज आई हैं, अच्छे ब्रांडेड कंपनी का हो तो आप लगवा ले। वैसे ही लिफ्ट में मेंटेनेंस की बात की जाए तो कंपनी वाले अच्छे से करके चले जाएंगे। करंट भी सेव हो जाता है कंपनी लिफ्ट हो तो। और इनकी जो वायरिंग सिस्टम होता है, अगर इसका कोई वायर कट ऑफ हो जाए जिससे फ्लोर में भी ये होगा तो ऑटोमेटिकली वो उस फ्लोर पर जुड़ जाएंगे। ऐसे उन्होंने तैयार किया होता है, ये सिस्टम है। और अगर अचानक पावर कट भी हो जाए तो ऊपर वाले या नीचे वाले फ्लोर पर जाकर ये रुक जाता है। इसीलिए अगर कंपनी लिफ्ट लगवाने हो तो उनके मेजरमेंट के हिसाब से ही हमने उतनी जगह बिल्डिंग में छोड़नी चाहिए। ये लिफ्ट कंपलसरी है। अगर पैसे खर्च कर पाओ तो जरूर लगवा ले, क्योंकि लिफ्ट हो अगर तो हमारे लिए हर फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के समान हो जाएगा। जितना हम ग्राउंड फ्लोर का उपयोग कर सकते हैं उतना ही। एक और पॉइंट यह है कि लिफ्ट रही तो हम ऊपर के फ्लोर पर रहने के पसंद करते हैं। ऊपर हमें हवा, उजाला, बारिश सभी का मजा ले सकते हैं, प्रकृति का आनंद भी ले सकते हैं, वो भी घर पर रहकर। इसीलिए आप लिफ्ट को प्रिफर कीजिए। छोटा सा ही लिफ्ट रख लीजिए। 6, 7, 8 लोगों की कैपेसिटी वाला ना होकर 4 लोगों वाला भी लिफ्ट आते हैं, वो रख ले। ब्रांडेड वाला लगवा ले, ये लो बजट में ही हो जाएगा। लिफ्ट बनवाने के समय अगर पैसों ना हो, अभी नहीं लगवा सकते, ऐसा सोचकर लिफ्ट का प्रोविजन नहीं देते। दूसरी बात यह है कि हम जब जवान होते हैं सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, लिफ्ट की क्या जरूरत है ऐसा सोच सकते हैं। पर मैं कहूँगा पैसों की दिक्कत अब अगर हो भी तो लिफ्ट प्रोविजन रखें। फ्यूचर के लिए फर्दर का तो हम नहीं कह सकते ना। किसी को घुटने में दर्द हो जाए, घर में कोई वृद्ध हो जाए, वैसे ही कुछ सामान ऊपर नीचे ले जाना हो, हर बार बिना लिफ्ट के चढ़ाई करना मुश्किल होता है। और टेरेस पर भी लिफ्ट प्रोविजन कर ले। टेरेस तक इसका प्रोविजन रहा तो कपड़े सूखने में टेरेस गार्डनिंग के लिए आसानी हो जाएगा। लेडीज झटपट कपड़े सूखने का काम कर सकती है। टेरेस गार्डन भी हम मेंटेन कर सकते हैं, ये सुविधा रही तो। इसीलिए देखिए कि कंपलसरी लिफ्ट टेरेस तक लगवाने की सोचे। अब भले ही पैसे ना हो पर प्रोविजन तो देकर रखें, फिर आगे जब भी पैसे हो तब बना ले। ये हमारा घर का एंट्रेंस है। मैं अब इस एंट्रेंस को एक्सप्लेन करूंगा, हर एक पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा घर का मेन एंट्रेंस है, मेन डोर। यहाँ वैसे तो भगवान की तस्वीर रखते हैं, पर मैंने अपने माता पिता की तस्वीर रखी है। वही मेरे लिए साक्षात भगवान है। इसीलिए मैं ये बात मानता हूँ कि
मैं आज इस ऊंचाई पर हूँ, ये उनके आशीर्वाद का नतीजा है। आज भी मेरे पिता 75 साल के होकर भी बढ़िया तरीका से किराना स्टोर का निर्वाह करते हैं। मेरी माँ भी घर के काम अच्छे से कर लेते हैं। अब हमारे इस मेन डोर की बात की जाए तो ये सारा मार्बल से बना हुआ है। ये ब्लू कलर का जो है ये भी लेटेस्ट मार्बल ही है। ये इंपोर्टेड है, इसे मैंने लगवाया। हमारा बिल्डिंग स्वस्तिक है, इसीलिए ऐसे स्वस्तिक कट्स बनवा लिया और सेट कर दिया है। इसकी शोभा बढ़ाने के लिए ये कर्टन्स भी लगाए हैं। ये रेडीमेड मिला हुआ फूल का तोरण भी लगवाया है। ये है मेन डोर। इसको अगर टेक से बनवाते तो टेक का 2 लाख बनवा के चार्जेस 50,000। ऐसे बहुत सारा तामझाम, बहुत सारा खर्च, फिर उसके पॉलिशिंग के लिए बहुत सारा समय। इसके अलावा हर 2-3 सालों में इसकी फिर से पॉलिशिंग करवाना। ये सब ना करते हुए ऐसे परमानेंट ही बनवा दिया। और ये मेन डोर भी डबल डोर लगवाया है, यानी सामने ग्लास डोर है। ये इसीलिए कि आप ग्लास से देख सकते हो कि कौन आया है, उसके बाद ही ग्लास डोर भी खोल सके। इसका फिंगरप्रिंट लॉक है। मेन डोर फिंगरप्रिंट से ही खोलकर अंदर जा सकते हैं। साथ ही साथ जब बात आपके मेन डोर की आते हैं, ये मुख्य द्वार होते हैं, इसीलिए इसे बड़ा ही रखें, क्योंकि घर में कभी न कभी कोई बड़ी वस्तु लाई जा सकती है जो मेन डोर से होते हुए ही जाएगी। सिंगल डोर ना रखें, इसे दिक्कत बहुत होती है खोलने में। इसीलिए मैंने क्या किया है कि 1/4 एक डोर और 3/4 एक डोर लगवाया है। वैसे देखने में सिंगल डोर अच्छा लगता है, ये सब मानते हैं, पर ये उससे भी बढ़िया रहेगा, ये मैं कहता हूँ। खूबसूरती से बढ़कर मेरे लिए कंफर्ट ज्यादा मायने रखता है। कंफर्ट प्लस सेफ्टी विद स्टैंडर्ड, इसको मैं ज्यादा भाव देता हूँ। ये ग्लास टफ एंड ग्लास है, ये आसानी से नहीं टूटेगा, और कभी अगर टूट भी जाए तो उसके टुकड़े बिखरेंगे नहीं। कार की ग्लास होती है ना, ये उसी क्वालिटी का है। अब अंदर चलते हैं। ये मेन एंट्रेंस डोर है। जैसे मैंने बताया था कि मैंने 1/4 और 3/4 के 2 डोर्स लगवाया है, क्योंकि अगर मेन डोर बड़ा लगाया 3.5 वाला तो खोलने बंद करने में घर की औरतों को या बुजुर्गों को दिक्कत होता है। और अगर छोटा डोर लगाया तो कल के दिन आपके घर सोफा आए या अलमारी या और कोई बड़ी चीज, या मान लो कोई दावत फंक्शन में भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने 2 डोर्स रखे हैं, पर डबल डोर रखने से इसकी खूबसूरती भी मार खा जाती है। इसीलिए मैंने ये ग्लास डोर लगवाने की सोची। इसकी वजह से आर पार देखा भी जा सकता है और शाम के समय मच्छर भी नहीं आएंगे घर में ये लगाने से। डोर के बारे में इतना ही। अब ये है फिंगरप्रिंट लॉक। ये मैंने ओजोन कंपनी का ही लिया है। अब ऐसे लॉकर कई कंपनीज बनवा रही है। 6-7 साल पहले सिर्फ ये एक ही कंपनी ये बनाती थी, अब बहुत कंपनीज हैं। इसको लगवाने के पीछे ये वजह है कि घर वाले कभी बाहर जाए, आप घर वापस आओ तो फिंगरप्रिंट से आप डोर खोल सकते हैं, ये इजी रहेगा। इसीलिए मैंने ये लगाया है। इसमें करीब 100 लोगों के फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं, तो परिवार के हर सदस्य के प्रिंट्स ले सकते हैं, या हम खुद एक ही जगह 2-3 फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। ये फिंगरप्रिंट लॉक का 6 साल पहले मुझे 16,000 लगा था, अब ये करीब 20,000 तक होगा। तो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। ये डोर मैंने टेक से नहीं बनाकर आजकल रेडीमेड जो मिल रही है उसी पर मैंने ये पैटर्न बनवाकर तैयार करवाया है। एक ही शीट में बनाता है, प्लेन होता है, वेस्ट ना हो इसीलिए एक के 2 टुकड़े करवाइए और दूसरे डोर पर लगवा दिए। अब ये है बीडिंग प्लेट्स, ये लेटेस्ट है। ये बीडिंग लगाकर मैंने सनग्लास लगवाया है, वो भी इसीलिए क्योंकि वेस्ट ना जाए। कहीं भी देख लो, मैंने कोई चीज वेस्ट नहीं होने दी, मटेरियल को वेस्ट नहीं होने देता मैं। ऐसे मैंने ये डोर बनाए हैं। डोर कास्ट को मैंने कम दिया, बदले में मैंने लॉक कास्ट को बढ़ा दिया। अब ये है एंट्रेंस हॉल। इस एंट्रेंस हॉल में बस दीवारें और एक खिड़की है, इसके अलावा मैंने कुछ यूज नहीं किया। ये एक गेस्ट हॉल है, गेस्ट आ जाए तो यहाँ बैठकर बात कर सकें, इसीलिए ये अरेंज किया है। यहाँ भी आप देखेंगे मैंने कोई वेस्ट खर्च नहीं किया है। यहाँ पर मैंने वुड फ्लोरिंग करवाया है। ऐसा वुड फ्लोरिंग आपको पड़ेगा 110 रुपए से 120 रुपए तक। इस एक हाल में ही मैंने वुड फ्लोरिंग करवाया है। घर पर कोई मेहमान आए तो यहाँ अच्छा लगेगा ये सोचकर। अब आगे बढ़ाते हैं सीलिंग की ओर। सिर्फ बॉर्डर्स ही करवाए हैं,
आजकल मैंने देखा है कि लोग बहुत कुछ करवाते हैं, डिजाइन बड़े बड़े करवाते हैं, डबल ट्रिपल सीलिंग करवाते हैं। सपोज मेरा हाल है 12/16। 12/16 यानी ये करीब 200 फीट का हाल है। ऐसे ट्रिपल सीलिंग का हिसाब 600 फीट का बनाते हैं, पर मैंने सिर्फ बॉर्डर ही लगवाया है। ऐसे करने से 200 फीट की जगह के लिए सिर्फ 100 फीट के ही पैसे देने पड़े, वो भी 6 इंच की चौड़ाई वाले। चारों ओर बॉर्डर बनवाकर बीच में भी एक बॉर्डर लगवा दिया। मैंने इसके डिजाइन को लेकर भी कुछ ज्यादा नहीं सोचा, बस 3 ऐसे बोस बनवा दिया। और ये बॉक्स भी मैंने लाइट्स के लिए बनवाया है, देखने में अच्छा लगेगा ये सोचकर। शो ऑफ वाले लाइट्स नहीं लगवाए हैं, क्योंकि शो ऑफ वाले लाइट्स जल्दी खराब होने लगते हैं। दूसरी बात ये कि अब चारों ओर रोप सीलिंग का ट्रेंड है, पर ऐसे रोप सीलिंग की वजह से उसमें धूल जमने लगती है। इस रोप बॉर्डर की डस्ट की वजह से वो बड़ा लगने लगता है। शो ऑफ लाइट्स भी जल्दी बिगड़ जाती है, इसीलिए मैंने सीलिंग में ये प्लेन बॉर्डर ही लगवाया है। ऐसे बॉर्डर की वजह से कहीं भी धूल के जमने के असर नहीं होंगे, कम खर्च में स्टैंडर्ड चीज बन जाएगी। ये डायरेक्ट स्लैब ही है। ये जो गोल्डन कलर दिख रहा है ये स्लैब ही है। इस स्लैब को मैंने वॉलपेपर मंगवा कर लगवा दिया है। इस दीवार को देखिए, इस पर मैंने वॉलपेपर लगवा दिया है। यहाँ बैठेंगे तो बैकग्राउंड में ये वॉलपेपर अच्छा दिखाई देगा। ये मिलता है 1 फीट का करीब 25 रुपए में। ये ऐसे वॉलपेपर से दीवार की शोभा बढ़ जाती है और ये बनता भी झटपट है। इजीली 2 घंटे में ये दीवार रेडी हो गई थी। टाइम भी सेव हो जाता है, पेंटिंग वाला काम तामझाम वाला हो जाता है। वैसे ही मैंने सीलिंग पर भी बॉर्डर को वॉलपेपर ही लगवाया है, कम पैसों में भी सुंदर और कन्वीनियंट रहेगा। तेनाली में 7 साल पहले किसी ने वॉलपेपर नहीं लगवाया था। लोगों का मानना था कि वॉलपेपर उखड़ जाता है। आज इसे लगवाकर 7 साल हो चुके, पर अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है। काम बड़ी तेजी से हो गया। मैंने उस समय सोचा था कि अगर उखाड़ता है तो फिर से लगवा लूं। आगे बढ़ाते हैं टीवी यूनिट की ओर। ये हमारा टीवी यूनिट है। साधारणतः लोग आजकल इस पर 50,000 80,000 खर्च करते हैं, पर मैंने सिंपल सा रेडीमेड खरीदा और रख दिया है। और इस हाल में मैंने एक ही बड़ी सी खिड़की लगवा दी। जनरली हाल में खिड़की ना लगवाते हैं। ये मैंने यूपीवीसी खिड़की लगवाया है। इसके साथ नेट डोर भी आते हैं। मच्छरों से बचाने के लिए ग्लास डोर भी लगा जाता है। सेफ्टी की ग्रिल मैंने अंदर की ओर ना लगवाकर मैंने बाहर लगवाया है, ताकि खिड़की खोलने बंद करने में दिक्कत ना हो। इस तरह ये क्लीनिंग पर्पस भी सही रहेगा, इसी उद्देश्य से बनवाया है। इसको सुंदर बनने के लिए इसके चारों ओर ये ग्रेनाइट वाला बॉर्डर लगवा दिया और एक कर्टन लगवा दिया, बस। इसके अलावा इस साल में और खर्च नहीं किया। इस साल के खर्च की बात करें तो ये रिक्लाइनर सोफा, टीवी यूनिट, वॉलपेपर, खिड़की, सीलिंग, वॉल और सीलिंग को एक ही कलर से रंगा है। कहीं भी टेक का इस्तेमाल नहीं किया। फ्लोरिंग वुड का किया है, बस हॉल का इतना ही है। अब हम आते हैं मेन हॉल की तरह। इस मेन हॉल में नाम के अलावा सिर्फ डोर्स हैं और कुछ नहीं। हमारे 3 बेडरूम्स के 3 दरवाजे, एक मंदिर का दरवाजा, रसोई में जाने के लिए एक डोर, वॉश एरिया में जाने के लिए एक डोर, साथ में एंट्रेंस हॉल से इस हॉल में आने के लिए एक ग्लास डोर पार्टीशन। ये खासकर फैमिली हॉल है, मेन हॉल कम फैमिली हॉल। ये यहाँ डाइनिंग एरिया है। यहाँ डाइनिंग टेबल रखा है और आगे रिक्लाइनर सोफा 3 सेट रखे हैं। यहाँ पर भी देखिए सीलिंग बॉर्डर ही बनाया है। इस पर मैंने ज्यादा खर्च नहीं किया। बॉर्डर और बीच में ऐसे राउंड्स लगवाए हैं। मैंने कुछ खास बड़े डिजाइन बनाने की नहीं सोची। फैन के रिंग के लिए ये छोटा सा रिंग बना दिया, साथ में एक शो लाइट। फोकस पड़े इसीलिए शो लाइट लगा दिया है। ये मैंने बीच में ऐसे फिट करवाया। मैंने फैन से ज्यादा लगवाया है। अमूमन हम देखते हैं घरों में फैन कई होते हैं और सोफा कई। हवा नहीं आती चारों ओर। हवा लगाने के लिए फैन के नीचे कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं। ऐसे ना हो इसीलिए जहाँ पर भी सोफा रखा है वहाँ मैंने एक फैन फिट करवा दिया। फैन के लिए वायरिंग मैंने स्लैब में ही करवाई है। ओनली बॉर्डर में मेन लाइट्स के लिए सेट किया। टीवी के लिए मैंने पूरे घर में फ्लोरिंग के लिए जो मार्बल यूज किया था उसी मार्बल के टुकड़े से मैंने ये टेबल बनवाए हैं। उन टुकड़ों से जो डिजाइन बना था वो मैंने बनवा दिया। उसके लिए मैंने कुछ अलग से नहीं खरीदा और एक छोटा पीस बचा था उसे मैंने ऊपर फिट करवाया है। स्पीकर रखने के काम आएगा ऐसा सोचकर। अब हाल में बाहर से खरीद कर लाया हुआ एक है वॉश बेसिन।
मैंने इसे रेडीमेड खरीदा और रखा दिया। यहाँ एक सर्विस टेबल भी रखा है। इसमें प्लेट्स, क्रॉकरीज, डिनर सेट जैसी चीज रख सकते हैं। स्नैक के डिब्बे रख सकते हैं। ये भी रेडीमेड लाकर रख दिया है। एक छोटा सा फोन स्टैंड, ये एक सोफा के बगल में फोन के लिए जहां बनाई है। आप देखेंगे कि सीलिंग और वॉल का एक ही रंग है। सीलिंग ज्यादा भी नहीं है, केवल 20% ही है। ये है वॉलपेपर। इस हाल के लिए मैंने 3D वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है। ये 1 फीट पड़ा 30 रुपए का। दोनों तरफ यही वॉलपेपर लगवाया है। फ्लोरिंग मैंने करवाई है टाइल से। इस एक टाइल की कीमत 50 रुपए है। मुझे वुड फिनिशिंग वाला फ्लोरिंग चाहिए था। इन टाइल्स का इस्तेमाल करने के पीछे एक कारण भी है। मार्बल का फ्लोरिंग चाहो तो, अच्छी क्वालिटी का चाहो तो 1 फीट का 200 से भी ज्यादा है। 200 से 700 मार्बल का रेट है, क्योंकि मार्बल होने चाहिए ज्यादा, थिकनेस ज्यादा होने चाहिए। पर आजकल सभी पतला मार्बल यूज करते हैं, जिससे होता यह है कि कोई दाग लग जाए तो ये अंदर सींच लेता है। जब मार्बल पानी सींच लेता है तब दीमक लगाने के चांसेस होंगे। मान लीजिए कॉफी फर्श पर गिरा, मार्बल पर उसका दाग बैठ जाता है। इस बात को अगर छोड़े जाए भी, तब भी इस फर्श पर अगर एक बूंद पानी भी गिरे जाए तो फिसल कर गिर जाते हैं। फिनिशिंग वैसे होते हैं। इसलिए आपने सुना देखा होगा, नए घर में जहां मार्बल फ्लोरिंग हो वहां लोग गिरते ही हैं। गीला रहे तो ऐसा होता ही है। एक बात और एक ही, जिस घर में मार्बल फ्लोरिंग की गई हो वहां हर किसी को शुरुआत के 1-2 महीने तक हर किसी को चप्पल पहनकर ही चलना पड़ता है, क्योंकि मार्बल की बहुत स्मूथ फिनिशिंग की जाती है। इस पर चलने से अकुप्रेशर नहीं होता। चल चल कर घुटने में दर्द होने लगते हैं। घर के सभी सदस्य के साथ ये हो सकता है, इसीलिए सभी चप्पल पहनते हैं। सिर्फ नाम के चलते हैं इतने पैसों को खर्च कर मार्बल लगवाकर। उस पर उसका लेइंग कॉस्ट भी 1 फीट का 40 से 50 रुपए लगते हैं। ये लेबर कॉस्ट होगा, उतने में तो टाइल्स ही आ जाते हैं। इसीलिए मैंने फ्लोरिंग पर पैसे खर्च नहीं किए। पूरे घर में एक ही रंग के टाइल्स हैं, वेस्ट ना हो इसीलिए तीनों बेडरूम्स में भी किचन में भी यही टाइल्स यूज किए हैं, क्योंकि वेस्ट नहीं करना था। एक भी वेस्ट नहीं किया है। टेक के इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। सभी दरवाजे मैंने रेडीमेड ही लगवाए हैं। उस पर मैंने सनग्लास शीट लगवाए हैं। सनग्लास शीट भी वेस्ट ना हो पाए ऐसे डिजाइन मैंने बनवाए हैं। इन बचे हुए सनग्लासेस के टुकड़े को मैंने इस दीवार के पीछे यूज करवाए हैं। मैं जब अंदर जाऊंगा तब बताऊंगा। कबोर्ड्स की बात करें, आजकल हर घर में ये कबोर्ड्स जरूर देखेंगे। हर कोई चाहे इन कबोर्ड्स की जरूरत हो या ना हो, ऐसे कबोर्ड्स बनवाते हैं जैसे ये बहुत जरूरी हिस्सा हो, वो भी बड़े बड़े कबोर्ड्स। एक आदमी के कद से भी ऊंचा, करीब 10 फीट ऊंचा या 6 फीट ऊंचा, फिर उसके भी ऊपर एक 3 फीट का स्टोरेज बनाते हैं। इन 3 फीट वाले कबोर्ड्स को ज्यादातर इस्तेमाल तो करते ही नहीं, और जो चीज यहाँ रखते हैं वो कोई ऐसी चीज होती है जो 1-2 सालों तक काम में आने वाला भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक बड़े से कबोर्ड में 4-5 पुराने पेटियां रख देते हैं। किसी का व्हील नहीं, किसी का हैंडल नहीं, ऐसे बीकम के सूटकेसेस लाकर उसमें रख देते हैं। इन 4 सूटकेसेस का 4000 भी नहीं होता, पर इन कबोर्ड्स को बनाने में 2 लाख खर्च करते हैं। उन 4 सूटकेसेस को बाहर फेंक दीजिए। ऐसे रेडीमेड 3 खानों वाले कबोर्ड्स मिलते हैं, ये लाइए और चाहो तो इसमें उन सूटकेसेस को रख दीजिए। और आजकल के घरों के लिए सज्जों की जरूरत नहीं है। अब पहले जैसे नहीं रहा। उन दिनों में घर पर ही 150 लोगों की दवातें रखते थे। ऐसे में बड़े बड़े बर्तनों की जरूरत पड़ती भी थी जो सज्जों पर रखते थे। अब ना उन सज्जों पर बर्तन रखने वाले हैं, या ना रख दो तो उतारने वाले हैं। अभी इन सज्जों पर रखने वाली चीज उपयोग में नहीं आते हैं। उसके लिए इतनी पैसे खर्च करने की क्या दरकार है? अगर आपके पास बहुत सामान हो भी तो हर कोई एक स्टोर रूम रख ले, हर बेडरूम के पास एक छोटा सा रूम बनवा ले, उसमें सारी चीज रख ले। किचन के कबोर्ड्स भी आजकल बहुत एक्सपेंसिव बना रहे हैं। सभी कबोर्ड्स को महंगा बन जाते हैं, पर उसमें रखने वाली चीजों पर खर्च नहीं करते, पुराने ही यूज करते हैं। कबोर्ड्स बनाने का खर्च कम कर उसमें रखने वाली चीज खरीदने में उपयोग करें। उसमें रखने वाले डिब्बों पर खर्च करें, तब घर पर लाए पैसों के खुशी से ज्यादा हमारे अनुभव खास होगा। ठीक उसी तरह कबोर्ड्स की जगह ऐसे प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के कई उपयोग हैं। हमें इसमें टेक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। सिर्फ खाने ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म भी
मल्टीपर्पज काम में ला सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, सेलफोन है, लैपटॉप है, वाटर बॉटल रख ले। फंक्शन के लिए तैयार हो रहे हो तो कई चीज होते हैं जो प्लेटफॉर्म पर रख जा सकती है। इन कबोर्ड्स में जो मर्रा की चीज जैसे कि ड्रेसेस, नाइट सूट्स, अंडरगारमेंट्स, ये हमने WPUC से बनवाए हैं। इसके इस्तेमाल में दीमक नहीं पड़ती है। ये देखने में भी सुंदर होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं, डोर भी टेक का होता है। सबसे अच्छी बात, इसको पेंट करने की जरूरत नहीं, इसीलिए हर बेडरूम में ये बनवाए हैं। हमें एक स्टोर रूम बनाए हैं जिसमें 3-4 अलमारियां रखी हैं। अंदर उन अलमारियों के डोर से या नहीं, सुंदर हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर का डोर एक काफी है जो अच्छा है, अंदर के सभी चीजें सेफ रहेंगी, इसीलिए ये किया गया है। सीलिंग के विषय में एक और बात बताना चाहूंगा। आजकल सभी सीलिंग को 1.5 फीट या 2 फीट बीम को कवर करने के लिए सीलिंग बनाते हैं, पर हम अगर पहले से ही प्लान करके कहाँ कौन सा रूम आएगा, कहाँ दीवार आएगी, ये प्लान कर ले तो सीलिंग का भी प्लान कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास ये प्लानिंग पहले से ही कर ले, बीम कहाँ कहाँ आएंगी ये तय कर ले। इससे अगर ऐसे हो कि बिना बीम के बन पाए तो सीलिंग का कोई काम नहीं होगा। सीलिंग भी जब बनाओ तो ध्यान रखे कि सिर्फ बॉर्डर्स के लिए ही बनाओ। जहाँ 1 रुपए खर्च हो वहाँ सिर्फ 20 पैसे में काम हो जाएगा। प्लेन सीलिंग ही करवा ले। ध्यान रखे ज्यादा खाने वाले सीलिंग ना बनवाइए। साथ ही साथ डेप्थ वाले जिसमें लाइट्स लगते हैं, उससे होगा ये कि उसमें छिपकली या धूल का जमना तय है। उसके अंदर भी रोप लाइटिंग जैसे तरह तरह की लाइटिंग लगाई जाती है। ये सब कुछ ही दिनों तक ठीक रहते हैं, फिर उसे ठीक करने वाले कोई नहीं होता। एक बार जब घर बन जाए तो रिपेयर करने वाले को बार बार घर बुलाना ना पड़े, ऐसे देख ले। वैसे हम बुलाने चाहे भी तो आने वाला मुश्किल से मिलता है, इसीलिए एक बार बनाए तो सोच समझ के ही बनाइए, जिससे लाइफ लॉन्ग स्टैंडर्ड, कंफर्ट और सुंदर रहेगा घर। सिर्फ एक ओपनिंग के दिन ही अच्छा दिखे, ये कैसे सोचा भला? लाइफ लॉन्ग रहे, इसीलिए पैसे कम खर्च कर भी सुंदर घर बन सकता है। अब रही बात कबोर्ड्स, ये मैंने सिर्फ किचन में ही बनवाया है। डिब्बे रखने के लिए अगर पूरे घर में कई कबोर्ड्स हैं तो वो सिर्फ यही है, बाकी हर जगह प्लेटफॉर्म ही है। जरूरत रही तो रखते हैं और नहीं तो निकल देते हैं। और आजकल किचन में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए सॉकेट्स ज्यादा ही लगवा ले। और ध्यान रहे कि सॉकेट्स अच्छी कंपनी के लिए लगवाइए। ज्यादा सॉकेट्स लगवा लीजिए, क्योंकि ग्राइंडर, मिक्सर, ब्लेंडर, ओवन, राइस कुकर, चिमनी, ऐसे तरह तरह के आइटम्स आ गए हैं। बाद में इसके लिए विशेष कर नहीं बनवा सकते, इसीलिए ये पहले से ही बनवा ले। और वाटर पाइप जहां होता है उसके स्विच पॉइंट्स होते हैं, उस जगह ये वाटरप्रूफ लगवा बोर्ड ले। गीले हाथों से भी अगर हम इसे टच करें तब भी शॉक नहीं लगेगा, इसे कंपलसरी आप लगवा ले। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वैसे ही पूरे घर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है सारा घर एक तरह तो ये 2 चीज एक तरह। एक है प्लम्बिंग का काम, दूसरे करंट का काम। इस काम के लिए आप जरूर इंटीरियर इंजीनियर से ही करवाइए, ये जरूरी है। वाटर पाइपलाइन और प्लम्बिंग के लिए एक इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन के लिए एक इंजीनियर। अगर इन दोनों के लिए एक इंजीनियर हो भी तो चलेगा। कम से कम कोई ऐसा जानकार वर्कर है जो उनके बारे में अच्छी जानकारी रखता है, पर वो बहुत बिजी है, तो कम से कम सजेशन देने के लिए तो कहकर कि कहाँ किस जगह प्लम्बिंग का काम करवाना है, ये सब फीस देकर ही क्यों ना कहो आइडिया ले ले। उन्हें काम के लिए रख ले, उन्हें बहुत फायदे भी हैं। वाटर लाइन से पता चलेगा कि कहाँ हमें वाटरप्रूफिंग का इस्तेमाल करना है, कहाँ तक पाइपलाइन खींचना है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी सजेशन वो बेहतर दे सकते हैं। वैसे ही वाटरप्रूफिंग के साथ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का काम भी होता है। अब इसमें इस्तेमाल होने वाले सारे स्विचेस कॉस्टली वाले लेने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड देखिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है, कंपनी वाला ले। वायर भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही ले। अब लेटेस्ट वायर भी आ गए हैं, फायर प्रूफ वायर्स। माने अगर कहीं फायर लग जाए तो वही तक सीमित होकर रह जाएगा, ऐसे यूज करें। आजकल ELCP सिस्टम आ गए हैं, करंट शॉक लग जाए तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, वो आप कंपलसरी इस्तेमाल करें। सबसे खास जरूरी है घर में स्टेबलाइजर की, ये घर के लिए आज कंपलसरी चीज है।
हर कोई एक फ्रिज के नाम एक टीवी के लिए, एक एसी के लिए रखते हैं, पर उन सब ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज जैसे लाइट्स, फैंस, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं कई होते हैं, वो भी करंट के अप एंड डाउन की वजह से बिगड़ जाती है। इसीलिए हम अगर पूरे घर के हिसाब से एक स्टेबलाइजर लगवा ले तो लो वोल्टेज की दिक्कत नहीं होगी, आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। वैसे ही घर के बनाने के लिए आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का सीमेंट ही इस्तेमाल करें। एक 20 या 30 रुपए बचाने के चक्कर में लोकल सीमेंट के इस्तेमाल से उसकी लाइफ कम हो जाएगी, उसकी वजह से वाटर प्रूफिंग मटेरियल ज्यादा मिलना पड़ेगा। अच्छी कंपनी का सीमेंट के यूसेज से दीवार में ग्रिपिंग सही रहेगा, लीकेज प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। आयरन की बात करें तो हाँ, ये भी अच्छी क्वालिटी का ही रखे, क्योंकि बिल्डिंग का सारा स्ट्रेंथ आयरन पर ही निर्भर होता है। हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर को कहकर स्टेयर्स एक्स्ट्रा पहले से ही लगवा ले, ताकि फ्यूचर में जरूरत एडिशनल स्टेयर्स लगाने पड़े तो काम में आ जाएगा। कंपनी का लोहा ही ले, जैसे टाटा कंपनी आयरन लेना हमेशा सेफ ही रहेगा, क्योंकि वो पीस के हिसाब से बेचते हैं। वेटेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, परफेक्ट रहेगा, मेल्टिंग नहीं होगी, इसीलिए टाटा ही बेस्ट है। सीमेंट में केसीपी और भी कई है। रेत जब यूज करें तो स्लैब के लिए दाने वाला और प्लास्टरिंग के लिए बारीक वाला यूज करें, क्योंकि ऐसा करने से प्लास्टिक स्मूथ हो जाता है, अच्छा दिखता है, मजबूत भी रहेगा। अब स्लैब्स के लिए ओपीसी सीमेंट यूज करें, प्लास्टिक के लिए पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करें, दोनों भी अच्छा रहेगा। अब एक जरूरी और चीज है आयरन ग्रिल्स। ये आप जरूर हेवी वाला ही करवाइए। इसको ऐसे बनाए कि नीचे झुककर आप देख सको, ऐसे यू शेप में ही बनवाइए, और कपड़े भी सूखे तो वो बाहर की ओर डाल सकते हैं, इसीलिए कंपलसरी यू शेप में ही ग्रिल लगवाइए। प्लेन ग्रिल ही लगवाइए, तरह तरह के डिजाइन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बाहर की ओर होता है, इसीलिए धूल भी जमेगा, जिससे वेल्डिंग की जगह पानी तैरता जाता है और जांग लग जाता है। इसीलिए वेल्डिंग सही रहे, इसके लिए प्लेन ही रखें ग्रिल को, और कड़े ग्रिल्स रखें, ताकि ऐसे में धूल जमेगा नहीं, खुद निकल जाएगा। इसीलिए खड़े डिजाइन ही लगवाइए, कहीं ग्लासेस ना लगवाइए। सफाई करने आसानी रहेगी, काम इजीली हो जाता है। कल के दिन पेंट भी लगाना हो तो, या ऐसा भी ना चाहिए हो तो आप जिंक पाइप यूज करें तो पेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वेल्डिंग जॉइंट के पास टच कर लो तो पेंटिंग का काम भी नहीं रहेगा। इसीलिए आप अगर पैसा लगा पाओ तो जिंक पाइप ही लगवाइए। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्रिल कड़े डिजाइन वाले ले, जिस वजह से डस्ट नहीं रुकेगा, लाइफ ज्यादा रहेगी। यू शेप में बनवाएंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। बस इन बातों को ध्यान रखें। जहां लगे कि सेफ्टी की जरूरत है वहां आयरन ग्रिल्स लगवा ले, ये कम खर्च वाले सेफ्टी तरीका है। अब जितने भी पैसों की बचत हुई है, उन पैसों को हम स्मार्टली खर्च कर सकते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में गर्मी के कारण सभी बेडरूम में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हॉल में एसी नहीं होता। हॉल में अगर एसी हो तो सभी साथ में रहना पसंद करेगा। एसी हॉल में लगवाइए, सेव किए हुए पैसे एसी यूज कर ले। स्प्लिट एसी ही लगवाइए। मेन विंडो एसी सजेस्ट नहीं करूंगा, कैसेट एसी सजेस्ट नहीं करूंगा, और ना ही सेंट्रल एसी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये लो कास्ट वाला काम बता रहा हूँ मैं आपका घर के लिए। दूसरी बात ये कि साउंड नहीं आएगा। हम जहां बैठते हो वहां एसी ऑन रहा तो साउंड नहीं आएगा, यूनिट बाहर होता है, इसीलिए। थर्ड पॉइंट, जो एसी चाहिए हो वही एसी यूज कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट ये कि रिपेयर का काम निकला तो हम खुद ही कर सकते हैं। उस एक एसी को हम क्लीन कर सकते हैं, आउटडोर यूनिट भी बाहर ठीक कर सकते हैं। ऐसे ना होकर इन कैसेट एसी में सीलिंग का काम होता है, सीलिंग मार खाता है अगर एसी को रखने निकलने में गड़बड़ हुई तो। वैसे ही सीलिंग में चूहे चलते हैं, वो आसपास पाइपलाइन में जाकर कोई वायर्स खाया तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता कि रिपेयर कहाँ करना है। वैसे ही सेंट्रल एसी काम का भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल एसी के लिए पूरे घर की पाइपलाइन को तोड़-फोड़ कर देते हैं। उस वजह से कई दिक्कत हो जाती है। सिनेमा हॉल्स, फंक्शन हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स हो तो बात अलग है, पर घर के लिए ये सजेशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की ओर बढ़े तो फैंस भी लोग हर रूम के लिए अलग रंग का लगवाना चाहते हैं, पर हर रूम में अगर एक ही रंग का फैन लगा सको तो, जैसे मान लो एक हाल में 3 फैंस हो और उसमें कोई फैंस बिगड़ गए, एक ही रंग का होने की वजह से दूसरी जगह का यहाँ लगाना सकता है, यूनिफॉर्म रहेगा। कंपनी वाले एक ही रंग का आइटम कुछ दिनों बाद रोक देते हैं, तब 3 में एक अलग हो जाएगा। जनरली
कंपनी फैन हो तो एक रंग का मिल जाता है, पर स्पेशलाइज्ड कंपनी वाले ये रोक देते हैं। तब आपको तीनों फैंस बदलने पड़ेंगे, और नहीं तो दो एक जैसे एक अलग बड़ा सा लगता है। इसीलिए जितना हो सके सिंगल कलर ही मेंटेन करें। अगर एक ही फैन हो तो अपनी मर्जी का कलर रख ले। उसमें तरह तरह के डिजाइनर फैन भी आते हैं, शो के लिए रख ले। इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे आते हैं लाइट्स। कंपनी लाइट्स ही ले। अनावश्यक लाइट्स वेस्ट होते हैं, क्योंकि हम घर बना रहे हैं, सिनेमा हॉल नहीं। तरह तरह के शो लाइट्स, बेड लाइट्स तरह तरह के होते हैं। कई घरों में देखा है रंग बिरंगे लाइट्स शो ऑफ, उनकी जरूरत ही नहीं। यह शॉपिंग मॉल या होटल जैसे दिखता है। ये जरूरी नहीं। घर डिसेंट रहे, सुंदर दिखे, ऐसे रहे जिसमें रिपेयर की दरकार ना हो। इसीलिए अच्छे एलईडी लाइट्स आए हैं। एक बार लगवा लिया तो 10-12 साल तक बिगड़ता नहीं। कुछ घरों में खारा पानी आता है जो टैप्स को जल्दी बिगड़ देता है। टैप्स खराब ना हो इसीलिए एक सॉफ्टनर आता है जो 40-3 हज़ार तक मिलता है। अगर ये ऊपर की टैंक में फिट कर दे तो खारा पानी सॉफ्ट हो जाता है, अच्छा मीठा पानी हो जाता है, जो वॉशिंग मशीन या डिश वॉशिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए जिसमें वाटर यूज ज्यादा होता है, वो ना बिगड़े इसीलिए जरूरी है। टैप्स में भी परत नहीं जमती, इस वजह से टैप्स में पानी का प्रवाह भी नीटली हो जाता है। अगर सॉफ्टनर लगवा सको तो लगवा ले।